हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 3 पार्ट 1 बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इंग्लिश में किनशिप कास्ट एंड क्लास। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करें। चैनल पर हम आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें जो आता है वो है महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसका पुराना नाम जय संहिता था। यह महाभारत का में यह भारत के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है। महाभारत की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 बीसी से। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको। महाभारत जो है 500 बीसी में लिखनी स्टार्ट हुई थी और इसको लगभग लिखते लिखते 1000 वर्षों तक इसको लिखा गया था। इसको जो सबसे पहले इसका जो नाम रखा गया जय संहिता था। बाद में इसका नाम महाभारत कर दिया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी महाकाव्य है जिसके अंदर 13,000 से ज़्यादा श्लोक लिखे गए हैं। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर आपको दो चीज़ों, एक तो इसमें दिखाते हैं कि कौरवों और दूसरे पांडवों के बीच की लड़ाई, संपत्ति और राज्यवंश को लेकर के, और दूसरा इसके अंदर जो आपको देखने को पड़ेगा, आपको इसके अंदर इनकी जाति तथा वर्ग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये लोग किनशिप को, मतलब शादी के क्या नियम होते थे, कैसे कैसे शादी कर सकते थे, कहाँ शादी कर सकते थे, इस प्रकार से आगे पढ़ते हैं। महाभारत से उस समय के समाज की स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत में शामिल कुछ कथाएं तो इस काल से पहले से ही प्रचलित है। महाभारत में दो परिवारों के बीच युद्ध हुआ था, होता है कौरव और पांडव। अब इसके अंदर क्या है, उस टाइम की सारी सामाजिक स्थिति और समाज के नियम जितने भी थे वो सब इसमें बताए गए। कुछ इसके अंदर कुछ कहानियाँ ऐसी बताई गई जो महाभारत से भी पहले से स्टार्ट थी। ये महाभारत आज लिखा गया, इससे पहले से जितनी भी कहानी स्टार्ट थी उनमें से भी कुछ इसके अंदर लिखी गई है। महाभारत की जो मूल कथा जो लिखी गई है वो भाट सारथी द्वारा लिखी गई है, लगभग 500 बीसी में। ठीक है। अब इसका जो एक दूसरा टॉपिक जो इसमें आता है, महाभारत की समालोचनात्मक संस्करण, ये करा था वीएस सुधांकर जी ने। वीएस सुधांकर जी जो थे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इनको भी इसको पूरा करने में लगभग 47 साल, आप 47 लिखेंगे, लेकिन हम अगर बोले जैसे 50 साल के अंतराल में इन्होंने करा था इसको पूरा। अब समालोचनात्मक संस्करण जो होता है, ये होता है कि किसी भी चीज़ को गहरी तरीके से खोज करना, उसकी परख करना। कि इन्होंने, अब देखिए आगे पढ़ते हैं, जैसे समालोचनात्मक, अच्छी तरह से देखना या विश्लेषण करना, उसकी समीक्षा करना, गुण दोषों को परखना और निरीक्षण करना। अब भाई इसको 1000 सालों तक लिखा गया है, उसमें भी इसमें 13,000 से ज़्यादा श्लोक हैंगे, कोई लड़ाई बताई गई है, सामाजिक नियम बताए गए, तो हम क्यों मान लें जब 1000 साल तक कोई बंदा इसको लिख रहा था, कोई एक जने ने लिखी नहीं होगी इसको। अब एक जने ने लिखी, कई लोगों ने लिखी है, 1000 साल तक लिखी है, तो हम तो सही क्यों माने। इसलिए इन्होंने इसकी खोज करी। वीएस सुधांकर जी जो थे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इनके नेतृत्व में 1919 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। इसमें इन्होंने विद्वानों ने मिलकर महाभारत ग्रंथ का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। इस परियोजना के लिए देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को उठाया गया। अब इन्होंने पूरे देश के अंदर से जितनी भी पांडुलिपियाँ लिखी गई थी संस्कृत में, महाभारत को लिखा जितना भी गया था, उन सभी को इकट्ठा करा, उन सभी को पढ़ा इन्होंने। मान लो इनको 100 महाभारत अलग अलग भाषाओं में मिल गई, संस्कृत में लिखी हुई मिल गई अलग अलग पांडुलिपियों पर महाभारत। उन सबको पढ़ा, उनके श्लोकों को देखा, इस श्लोकों के अंदर की स्टोरी को समझा और फिर उन्हें मैच करा। तो ज़्यादातर में इस सेम ही आई थी। अब देखिए, पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों का अध्ययन किया गया, उन श्लोकों की तुलना का एक तरीका निकाला गया। विद्वानों ने ऐसे श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में उपलब्ध थे। इनका प्रकाशन 13,000 पेज में फैले अनेक ग्रंथ खंडों, यानी कुछ पार्ट्स में करा गया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 साल लगे, जैसे मैंने आपको बताया था। 13,000 पेजों में इसको लिखा गया, कई पार्ट में लिखा है, 47 साल इसको पूरा करने में लगे। और इन्होंने इसको खोजने के लिए कुछ ऐसे वो निकाले, कुछ ऐसे श्लोक ढूंढे जो लगभग सभी के उसके अंदर थे। इस परियोजना के बाद दो बातें सामने आई। पहली ये थी, ये पूरा का पूरा भारत है, नॉर्थ से लेकर इन्होंने साउथ तक जितनी पांडुलिपियाँ लिखी हुई थी, जितनी महाभारत की स्टोरी लिखी हुई थी, इन्होंने सारी इकट्ठी करी, उन सबको इन्होंने पढ़ा, उनमें श्लोक निकाले और उन सबको मिलाया। जैसे ये उत्तर भारत के कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिली। दूसरी बात, कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में कई क्षेत्रीय विभिन्नता भी नजर आई। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की टिप्पणियों और परिशिष्ट के रूप में किया गया। 13,000 पेज में आधे से अधिक में इन्हीं प्रभेदों की जानकारी दी गई है।
अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बंधुत्व एवं विवाह। परिवार इसमें परिवार कैसे होता था, किसको परिवार कहा जाता था, ये सब कुछ। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था होती थी। संस्कृत ग्रंथों में परिवार को कुल शब्द का प्रयोग किया जाता था। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे। विभिन्न परिवारों के सदस्यों की जनसंख्या, एक दूसरे से उनका रिश्ता, क्रियाकलाप अलग अलग होते थे, जो आज के टाइम में भी है। एक ही परिवार के लोग भोजन तथा अन्य संसाधनों को आपस में बांटकर इस्तेमाल करते थे। लोग अपने परिवार में मिलजुल कर रहते थे। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा था। इन्हें संबंधी कहा जाता था। इनके लिए जाति समूह शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता था। कुछ परिवार में चचेरे मौसेरे भाई बहनें से भी खून का रिश्ता माना जाता था, लेकिन सभी समाज में नहीं माना जाता। ये बिल्कुल, इसको कोई समझाने का आपको ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। सेम जैसे आज के हमारे परिवार होते हैं न्यूक्लियर फैमिली, वैसे ही बिल्कुल डिट्टो वही फैमिली है। बस इसमें थोड़ा सा जो अलग था, पहले टाइम में चचेरे मौसेरे भाई जो होते थे, चाचा के मौसा के लड़के लड़की, इनको भी सगे भाई बहन ने खून के रिश्ते से जोड़ा जाता था। लेकिन वो भी किसी किसी जगह पे जोड़ा जाता था, कहीं कहीं पर नहीं जोड़ा जाता था। पितृवांशिकता समाज। पितृवांशिकता से आप समझते होंगे कि अभी हमारे दादा हैं, दादा के बाद में हमारे पापा आ देंगे, पापा के बाद में हम हैं, हमारे बाद में बच्चे, बच्चों के बाद में उनके बच्चे। लेकिन इन सब में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन रहेगा, वो होंगे सिर्फ लड़के। लड़कों को ही सारा हक मिलेगा। पितृवांशिकता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज के पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता था। इस परंपरा में घर का मुखिया पुरुष होता था, उसके पास अधिक शक्ति होती थी। इस व्यवस्था में पिता के बाद पुत्र को संपत्ति तथा शक्ति का प्राप्त होती जाती थी। महाभारत। महाभारत कौरव और कुरुवंश और पांडव वंश के बीच में हुई थी। ये भी इनकी किसके ऊपर हुई थी? इनका एक जनपद पर शासन था। इनके बीच भूमि और सत्ता को लेकर युद्ध हुआ था, कौरवों में और पांडवों में। इसमें पांडव जीत गए थे। इसके उपरांत पितृवांशिकता उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया गया था, जीते हुए को। पितृवांशिकता में पुत्र अपनी पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति, संसाधन तथा सिंहासन पर अधिकार जमा सकते हैं। अधिकतर राजवंश पितृवांशिकता प्रणाली को अपनाते थे। यदि पुत्र ना हो तो भाई या अन्य बंधु, यानी भाई हो गया या फिर भाई का बच्चा हो गया या और कोई फैमिली का लड़का, उसको ही दिया जाता था। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री को भी सत्ता दी जाती थी। अब ये हमने पिछले ही लास्ट जो हमारा टॉपिक था, इसी में हमने पढ़ा था, चैप्टर 2 का पार्ट 4 जो था, उसमें हमने पढ़ा था प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त एक ऐसी महिला थी, सिर्फ और सिर्फ अकेली महिला, जिसने कि भूमि दान दिया था, जो कि पहले टाइम में कोई स्त्री को अलाउड नहीं था, कोई दे नहीं सकती थी। लेकिन प्रभावती गुप्त ने दिया था, क्योंकि उसके हक में कुछ जमीन थी, उसके पास कुछ अपनी खुद की जमीन थी, इसलिए। विवाह के नियम। विवाह 8 प्रकार के होते थे। बहिर्विवाह होता है कि एक गोत्र में जैसे कुमार है तो वो कुमार अपनी फैमिली के, फिर अपनी दादी के, नानी के, जैसा हम आज के टाइम में मिलाते हैं कि दादी का भी नहीं होना चाहिए, दादा का भी नहीं होना चाहिए, नाना नानी का भी नहीं होना चाहिए, मम्मी और पापा का गोत्र भी नहीं होना चाहिए। इनके बाहर लड़के या लड़की शादी करते हैं, उसको कहते हैं गोत्र से बाहर विवाह करना, यानी बहिर्विवाह। अंत विवाह, एक ही गोत्र या एक ही समाज के अंदर, एक गोत्र या एक कुल या एक जाति की या एक ही स्थान में विवाह करना। बहुपति प्रथा, तो सबको समझ आ जाएगा। एक से अधिक पत्नी होना। बहुपत्नी, एक से अधिक पत्नियां होना। अपने गोत्र से बाहर विवाह करना ही सही माना जाता था। पुत्री को पिता के संसाधनों पर अधिकार नहीं था। कन्यादान अर्थात विवाह के समय कन्या को भेंट देना पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। जो आज के टाइम में हम लोग दहेज बोलते हैं, लेकिन दहेज कहना नहीं चाहिए उसको। कन्यादान जो होता था, जो कन्यादान आज भी करते हैं और कुछ दहेज भी देते हैं, सिर्फ उसी के ऊपर एक स्त्री का हक होता था, पुत्री का हक होता था, उससे ज़्यादा नहीं होता था। तो डेट्स इट गाइस, आज के हमारे वीडियो खत्म हो चुकी है। आपको वीडियो समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे भी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।